डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने ट्रांजिशन केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्टार्ट लिया हुआ है और इसमें क्रोमियम जो है, क्रोमियम इस पर लेक्चर नंबर 08 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। और ये इससे पहले हमने वैनेडियम को एंड किया हुआ है और क्रोमियम के ऊपर ये हमारा आज आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम मैंगनीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो आज क्रोमियम के ऊपर लेक्चर नंबर 08 आप लोगों के सामने मौजूद है, जिसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशन, यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है ये टाइट्रेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर स्टार्ट होता है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। बतौर टाइट्रेशन में बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं। तो बहरहाल इसकी तफसील करते हैं। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास जो है सबसे पहले मैं माइक एक मिनट चेक कर लूँ। टाइट्रेशन का जो प्रोसेस हमारे पास पाया जाता है, टाइट्रेशन का प्रोसेस, टाइट्रेशन में ये होता है कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मौजूद होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से मुराद जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम हो, नॉन कंसंट्रेशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम हो, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करके हमने कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है उसकी कंसंट्रेशन को मालूम करें, इस प्रोसेस को टाइट्रेशन का नाम देते हैं। यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास नोन है, हम क्या करेंगे कि इसके साथ कंपेयर करके द कंसंट्रेशन ऑफ unknown concentration, the unknown concentration of the solution is determined। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करके कोई सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन को हम मालूम करें, तो इसके लिए लफ्ज़ हम टाइट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मैंने अल्फाज आप लोगों के सामने लिखे हैं ये टाइट्रेशन की डिफिनीशन के अल्फाज हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, उसके साथ कंपेयर करके हम कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है हम मालूम कर लेते हैं। इस प्रोसेस को टाइट्रेशन का नाम देते हैं। तो आपकी किताब ने जो है दो चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। एक तो पोटाशियम डाइक्रोमेट लिखा गया है, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रखा है। पोटाशियम डाइक्रोमेट हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रखा है, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसको हमने बतौर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रखा है। यह आपके पास जो है एक डीड बिट में मोहर साल्ट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल आ रहा है। मोहर साल्ट जो है जैसे आयरन सल्फेट डॉट एमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, ये मोहर साल्ट आपके पास मौजूद है। आयरन सल्फेट है डॉट एमोनियम सल्फेट और डॉट 6H2O, इसको हम नाम देते हैं फेरस एमोनियम सल्फेट। फेरस एमोनियम सल्फेट, इसका नाम है फेरस एमोनियम सल्फेट। फेरस एमोनियम सल्फेट, फेरस एमोनियम सल्फेट इसका नाम है। तो ये जो फेरस एमोनियम सल्फेट है, मोर साल्ट है, ये भी हम स्टैंडर्ड लेते हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट ये भी हम स्टैंडर्ड लेते हैं। ये दोनों हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन हमें मालूम होती है। ये दोनों हमारे पास स्टैंडर्ड हैं,
ये दोनों हमारे पास स्टैंडर्ड हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, नॉन कंसंट्रेशन। तो आपके कोर्स ने जो तफसील लिखी है वो इसकी लिखी है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में हम क्या करते हैं कि किसी अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं और इसको हम टाइट्रेशन का नाम देते हैं। असल में ये होता है कि जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है ना, K2Cr2O7, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 के लिए नफ़ी 2 है, 7 के लिए नफ़ी 14 है। यहाँ पोटाशियम 1 के लिए +1 है, 2 के लिए +2 है। हमने रिज़ल्ट यहाँ पर 0 लाना है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर +12 ले लेते हैं। ये +12 2 के लिए, 1 के लिए +6 होगा। 1 के लिए हमारे पास लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होगा, +6 हमारे पास क्या होगा, इस्तेमाल होगा। तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाना चाहता है। +6 में ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर अगर चेक करें तो क्रोमियम के अंदर जो है रिडक्शन हुई है। अगर आप चेक करें क्रोमियम में क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। और मैं चेक कह चुका हूँ कि रिडक्शन जहाँ पर होती है वो इस्तेमाल होता है बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। जहाँ पर भी रिडक्शन इस्तेमाल होगी वो बतौर इस्तेमाल होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। इस वजह से यहाँ पर ये बतौर इस्तेमाल होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो इन टाइट्रेशन में, इन टाइट्रेशन प्रोसेस में ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 is used as oxidizing एजेंट। उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है क्या होता है, इस्तेमाल होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है बिल्कुल नज़र आ रहा है, अब बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होगा। तो इसके जो हम रिएक्शन आपके सामने लिखते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन को आप लोगों ने देखना है। तो पहली से जो तारीफ़ें मैंने लिखी हैं इसको जल्दी से नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। शाबाश। मैं इसको थोड़ा सा जगह क्रिएट करने के लिए मुझे साफ़ करना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मोर साल्ट जो है सिर्फ नाम लिखा हुआ है कि ये बतौर स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है, डिटेल नहीं है। आपके कोर्स में थोड़ी सी डिटेल पोटाशियम डाइक्रोमेट की है तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। नोट कर लें। शाबाश। अच्छा जी, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं कि हमारे पास जो है ये कंसंट्रेशन ये कैसे मालूम करता है। एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर जो है, केमिस्ट्री तो नाम एक्सपेरिमेंट का है कि जो रिज़ल्ट हम एक्सपेरिमेंट से हासिल हों। एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर ये देखा गया है कि 1 पार्ट जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट का होता है और 6 पार्ट जो है हमारे पास जो है पाए जाते हैं आयरन के जो कंपाउंड है। यानी एक हिस्सा हमारे पास जो है वो पाया जाता है पोटाशियम डाइक्रोमेट का और आयरन का कंपाउंड है उसकी हम कंसंट्रेशन को मालूम करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हमने ये किया है कि हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट ले रखा है K2Cr2O7 प्लस इसके साथ हमने आयरन सल्फेट ले रखा है, आयरन सल्फेट, और इसकी कंसंट्रेशन को हम मालूम करना चाहते हैं। इसी कंसंट्रेशन को क्या करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये कितने पार्ट है। तो हमने एक्सपेरिमेंटल बेस पर देखा हुआ है कि ये 1 पार्ट होता है तो ये 6 पार्ट होता है। ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर डिटरमाइन कर चुके हैं कि ये 1:6 से पाया जाता है। ये रेशियो होती है, ये रेशियो इसकी है और ये रेशियो इसकी है। एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर होता है। हम ये 1 पार्ट लेते हैं और ये 6 पार्ट लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से कर लूँ, मेरे पास 7 ml है, 7 ml में 1 ml है पोटाशियम डाइक्रोमेट और 6 ml होगा आयरन सल्फेट। मैं डिटेल करता हूँ, थोड़ी सी बात को समझें। मैं इसको वॉल्यूम ले लूँगा 6 ml और उस वॉल्यूम को मैं मास में कन्वर्ट कर दूँगा।
तो आपके पास जो है कंसंट्रेशन के यूनिट्स थे, और मास बाई वॉल्यूम था, मास बाई मास था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम था। तो बहरहाल हम 1 पार्ट ये होगा, 6 पार्ट ये होगा। वॉल्यूम के लिहाज से देखेंगे तो 1 अगर 7 ml है तो 1 ml ये होगा और 6 ml ये होगा। मास के हिसाब से देखेंगे तो अगर 7 ग्राम है तो 1 ग्राम ये होगा, 6 ग्राम ये होगा। बहरहाल हम ये 1 मोल होगा तो ये 6 मोल इस्तेमाल होता है। तो जब हम कंसंट्रेशन जो हम इसकी मिकदार मालूम कर लेते हैं, इसके लिहाज से इसकी मिकदार मालूम कर लें, यानी इसकी मिकदार मालूम है 1, इसके लिहाज से इसकी मिकदार मालूम करते हैं तो इसको टाइट्रेशन का नाम दिया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास ये जो पोटाशियम मौजूद है, पोटाशियम K2Cr2O7, ये आयन की सूरत में मौजूद है। पोटाशियम आयन है प्लस क्रोमेट आयन है Cr2O7 Fe2। तो हमारे पास ये जो क्रोमेट आयन मौजूद होता है, क्रोमेट आयन ये यहाँ पर लिख रहा हूँ Cr2O7 Fe2। चूँकि मैं कह चुका हूँ कि ये +6 से +3 की तरफ जाना चाहता है, +3 स्टेबल है हमारे पास। तो क्या होता है कि ये हमारे पास जो मौजूद है ये क्रोमियम +3 की तरफ जाएगा। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मैं समझा चुका हूँ। अब ये +6 से +3 की तरफ जा रहा है, +6 से +3 की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो है यहाँ पर इसके अंदर हो रही है रिडक्शन हो रही है। अब देखें यहाँ पर ये +6 से +3 की तरफ गया है, तो इससे ये पता चलता है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं गेन किए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं? गेन किए हैं। तो इसमें रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पर इसने 3 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए? गेन कर लिए। तो इसको बड़ा करके लिख देते हैं यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं Cr2O7 Fe2 है, ये चला गया Cr+3 की तरफ। यहाँ पर ये +6 था और यहाँ पर ये +3 है। तो इसके अंदर रिडक्शन हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं? गेन किए हैं, इसलिए +6 से +3 की तरफ चला गया। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दूँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दूँ, ये 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ देख चेक करें क्रोमियम कितने हैं? Cr2 है। एक क्रोमियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो आपके पास आएगा, यहाँ से अगर 2 से 3 मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। बात को समझे, यहाँ समझे बात को। मैं फिर दोहराता हूँ कि यहाँ पर एक क्रोमियम +6 से +3 की तरफ जा रहा है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। यहाँ क्रोमियम कितने हैं? 2 हैं। तो मैं इस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा। 2 क्रोमियम में हर क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास। तो ये +3 में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है कि दोनों तरफ से ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है और चार्ज को भी बैलेंस करना है। यानी हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस रखना है और चार्ज को भी क्या रखना है? बैलेंस रखना है। तो यहाँ इस तरफ देखें, ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं? 7 हैं। और इस तरफ देखें आपके पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी को ऐड कर सकते हैं। जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हैं तो पानी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन 7 हैं, तो यहाँ पर आप 7H2O लिख लें, 7H2O। तो यहाँ देखिए आपके पास ऑक्सीजन जो है 7 आ चुके हैं, बैलेंस हो चुकी है। अब आपके पास हाइड्रोजन चेक करें तो यहाँ 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन। तो आप हाइड्रोजन को बैलेंस करें। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ हमने जो पोटाशियम डाइक्रोमेट यहाँ पर ले रखा है, ये एसिडिफाइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो गई। तो एसिड के लिए हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर प्रोटॉन को ऐड कर लेना है। एसिड के लिए 14 प्रोटॉन H+ आयन हमें ऐड कर लेने। यहाँ देखें ये और ये हमारे पास क्या हो चुके हैं? बैलेंस हो चुके हैं। अब आप चेक करें थोड़ा सा, तो क्रोमियम यहाँ 2 लगा दें, क्रोमियम 2 हो जाएंगे। अब चेक करें, क्रोमियम 2 है, यहाँ पर क्रोमियम 2 है। उसके बाद देखें ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन 7 है, हाइड्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 14 है। इलेक्ट्रॉन को आप चेक, अच्छा उसके बाद चार्ज को चेक करें, यहाँ पर Fe2 है और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है Fe। टोटल आपके पास नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है, नेगेटिव चार्ज 8 आ रहा है Fe2 और ये 6। अच्छा उसके बाद ये +14 है। अगर पॉजिटिव चार्ज को चेक करें तो ये हमारे पास 14 आ रहे हैं,
अब 14 में से 8 को निकाल दें, 14 में से 8 को निकाल दें, तो आपके पास कितने रह जाएगा यहाँ पर, यानी 14 में से 8 को निकाल दें, 4 ये गया, 10 और 4 ये 6, आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो रहेंगे वो 6 रहेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो 14 में से नफ़ी हो जाएंगे, 14 में से 8 नफ़ी हो जाएगा, तो +6 रहेगा। यहाँ पर चेक करें, 2 इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो +6 आपके पास आएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों तरफ चेक कर रहे हैं कि आपके पास एटम भी क्लियर हो चुके हैं, आयन भी क्लियर हो चुके हैं, और आपके पास जो है चार्ज वगैरह सारी चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। तो आपके पास ये रिएक्शन आ रहा है, ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में आप चेक करें कि आपके पास जो है यहाँ पर क्रोमियम +6 से जो है +3 की तरफ चला गया है, ये इसके अंदर हो चुकी है रिडक्शन हो चुकी है। अब यहाँ इसका कलर ऑरेंज था, ऑरेंज कलर था इसका, और यहाँ इसका कलर क्या हो चुका है, ग्रीन। तो जो ही हमारे पास ग्रीन कलर आएगा हम फ़ौरन समझ जाएंगे कि जी ऑरेंज से ग्रीन कलर आ चुका है, तो इसमें रिडक्शन हो चुकी है। ऑरेंज से ग्रीन कलर आ चुका है तो पोटाशियम डाइक्रोमेट में रिडक्शन हो चुकी है। ज़ाहिर बात है जब इसमें रिडक्शन हो जाएगी तो जिस दूसरे सब्सटेंस के अंदर ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। इसके अंदर जब रिडक्शन होगी तो आयरन सल्फेट के अंदर ये ऑक्सीडेशन कर देगा। तो आयरन सल्फेट जो हमने ले रखा था ये इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +2 है, यहाँ सल्फेट -2 है और आयरन +2 है। तो जो ही इसके अंदर रिडक्शन हो चुकी है तो हम देखेंगे कि ये जो आयरन है, आयरन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये आयरन +3 में कन्वर्ट होगा। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आयरन +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर हो रही है -2 ऑक्सीडेशन, और इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रही है ये रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिडक्शन करवा रहा है। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन से मुराद इसने के लिए +2 से +3 की तरफ गए, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये +2 से +3 की तरफ जा रहा है। और याद रखें जो जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस सेम होने चाहिए। याद रखें जितने भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हो, रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, इनके अंदर याद रखें इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस ये इक्वल होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस इक्वल होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो गेन हो रहे थे 6, लॉस हो रहा है 1, तो हम क्या करेंगे कि इसकी क्वांटिटी को 6 ले लेंगे ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाए। यही तरीका है टाइट्रेशन का। इसकी क्वांटिटी को 6 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस सेम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन 6 है तो इलेक्ट्रॉन लॉस भी 6 होने चाहिए। ये 6 इलेक्ट्रॉन हमें क्या बता रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी 6 हो जाएगी, 6 मोल। तो यहाँ पर भी 6 मोल लगा दें, यहाँ पर भी क्या लगा दें, 6 मोल लगा दें। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस। अब यहाँ पर चेक करें पॉजिटिव चार्ज कितने आ रहे हैं, टोटल जो पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 6 दूने 12 +12 पॉजिटिव चार्ज आ रही है। यहाँ चेक करें 18 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पर आएंगे नेगेटिव चार्ज जो आ जाएंगे 6। तो नेगेटिव चार्ज में से पॉजिटिव चार्ज को नफ़ी करें तो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज बचेंगे वो 12 बच जाएंगे। ये 18 में से 6 को नफ़ी कर दें तो आपके पास क्या हो जाएंगे, 12 बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ जो है टाइट्रेशन के प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में आप देख सकते हैं आपके पास सारे प्रोसेस में जो चीज़ चल रही है कि यहाँ पर ये 6 हैं और यहाँ पर भी ये 6 आ रहे हैं। यहाँ पर क्यों हमने 6 लिया था, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे इस्तेमाल हो रहे थे। तो इस तरीके से अगर ये रिएक्शन आपके पास यहाँ पर रिडक्शन हुई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई, रिडॉक्स रिएक्शन है, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन। तो आप क्वांटिटी को चेक कर रहे हैं, यहाँ पर ये 1 मोल हमने ले रखा है,
और ये 6 मोल हमने ले रखा है। इससे ये पता चलता है कि आपके पास जो रेशियो आ रही है 1:6 आ रही है, 1:6। ये रेशियो पोटाशियम डाइक्रोमेट की है और ये रेशियो आयरन सल्फेट की है। तो अगर ये 1 पार्ट होगा तो ये 6 पार्ट होगा। अगर 7 ml है 1 ml और ये 6 ml, 7 ग्राम है ये 1 ग्राम और ये 6 ग्राम आपके पास आएगा। तो मकसद ये है कि ये 1 पार्ट इस्तेमाल होगा और ये 6 पार्ट इस्तेमाल होगा। ये हमें बताता है टाइट्रेशन। इस तरीके को इसको हम नाम देते हैं टाइट्रेशन। इसकी क्वांटिटी को हमने, इसकी कंसंट्रेशन को हमने मालूम किया विद द हेल्प ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट की मदद से आयरन सल्फेट की कंसंट्रेशन को हमने मालूम किया कि ये 1 पार्ट होगा तो ये 6 पार्ट होगा। अब ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें ये भी रिएक्शन उस सब्सटेंस से रिएक्शन कर रहा है, ये भी एक सब्सटेंस से रिएक्शन कर रहा है। लेट्स सपोज एक्स है, एक्स के साथ जो है दोनों रिएक्शन कर रही हैं, ये भी रिएक्शन कर रहा है और ये भी रिएक्शन कर रहा है। अब तरीक़ेकार ये होगा कि x के साथ जब रिएक्शन ये करेगा तो इसके 6 पार्ट इस्तेमाल होंगे और x के साथ रिएक्शन ये करेगा तो इसके 1 पार्ट इस्तेमाल होगा। x कोई भी सब्सटेंस आप ले रहे हैं जिसके साथ दोनों क्या कर रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। अब रिएक्शन करने का तरीक़ेकार क्या होगा कि ये 1 पार्ट इस्तेमाल होगा और ये 6 पार्ट इस्तेमाल होगा। इसकी कंसंट्रेशन अगर 1 ml है तो ये 6 ml इस्तेमाल होगा, ये 1 ग्राम इस्तेमाल होगा तो ये 6 ग्राम इस्तेमाल होगा। तो इस x के साथ जो रिएक्शन करने की तरतीब होगी इस तरीके से आएगी। तो इस तरीके से हमने इसकी मदद से आयरन सल्फेट या आयरन की कंसंट्रेशन को मालूम किया, आयरन सल्फेट की। पोटाशियम डाइक्रोमेट की मदद से आयरन सल्फेट की कंसंट्रेशन को मालूम किया है। इसको टाइट्रेशन का नाम दिया जाता है। तो नेट रिएक्शन आपके सामने जो आएगा, थोड़ा सा नेट रिएक्शन को आप आसानी से चेक करें। यहाँ पर आपके पास जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, आयरन सल्फेट के साथ पोटाशियम डाइक्रोमेट आयरन सल्फेट के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और एसिड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है 14 हाइड्रोजन आयन, तो हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे प्लस 7H2SO4, ये इस्तेमाल करें। क्यों? 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पर। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट को चेक करें। आपके सामने जो प्रोडक्ट बन रहा है, एक आपके सामने पोटाशियम क्रोमियम बन रहा है जो +3 शो कर रहा है, ये तो आपके पास ये बनेगा क्रोमियम SO4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। आयरन बन रहा है +2 से +3 की तरफ जा रहा है आयरन, तो ये बनेगा आयरन सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट। एक प्रोडक्ट आपके पास ये आ रहा है आयरन सल्फेट। पानी बन रहा है साथ में +7H2O हमारे पास ये रहेगा 6। बात समझ आ रही है? यहाँ पर भी ये रही जगह 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो है यहाँ पर जो आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है वो इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर पोटाशियम भी मौजूद है, तो पोटाशियम भी सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो हमें बना कर देगा पोटाशियम सल्फेट K2SO4। तो ये आपके पास यहाँ चेक करें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये Fe2 है, ये +2 है आयरन, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +3 हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये +6 से +3 बना रहा है और ये +2 से +3 बना रहा है। यहाँ +6 से जो है +6 से +3 हो रहा है, इसके अंदर हो रही है रिडक्शन, और ये +2 से जा रहा है, +2 से ये जा रहा है यहाँ +3 की तरफ, और इसके अंदर हो रही है ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन कराने वाला रिडक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्रोमियम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन करा रहा है, +6 से +3 बन रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तौर पर यूज़ हो रहा है, और इसके अंदर ये क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो कलर हम देखेंगे कि यहाँ पर कलर ऑरेंज था, और यहाँ पर जो कलर आएगा वो क्या आएगा, ग्रीन आ जाएगा।
उम्मीद है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ग्रीन आ जाएगा बिल्कुल। तो जो ही हमारे पास कलर चेंज हो जाएगा ना कंपाउंड का, ऑरेंज से ग्रीन की तरफ चला गया, हम समझ जाएंगे कि जी इसके अंदर जो है रिडक्शन हो चुकी है। और जब इसके अंदर रिडक्शन हो चुकी है तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये 6 पार्ट और ये 1 पार्ट, ये 6 पार्ट और ये 1 पार्ट। तो हमने इसकी कंसंट्रेशन को मालूम किया स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन से। इस अमल को नाम देते हैं टाइट्रेशन। तो उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर ही पसंद आया होगा। यहाँ पर लेक्चर का एंड लेते हैं। यहाँ पर हमारा पोटाशियम क्रोमियम जो है वो एंड हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, ले लें शाबाश। देखें, उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यहाँ पर लेक्चर का एंड लेते हैं। हमने वेनेडियम को भी एंड कर लिया और क्रोमियम को भी एंड कर लिया। वेनेडियम पर 3 से 4 लेक्चर बने थे और क्रोमियम के ऊपर 8 लेक्चर हैं, आपके सामने मौजूद हैं। प्लेलिस्ट पर जाएं, चैनल को चेक करें, यह आप ही लोगों का चैनल है। आप हमारे से जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करें और ख़ूब मेहनत करें ताकि हम पाकिस्तान के अंदर या दुनिया किसी कोने के अंदर क्वालिटी एजुकेशन केमिस्ट्री के बच्चों को दे सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।